बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। सुल्तान अल्प अरसलान पार्ट 4। ज़िदाक बिन तुगराई उसी तरह उस इमारत की खिड़की के पास बैठा रहा। वक्त गुजरता रहा, फिर सूरज अपनी खुमार आलूद किरणें समेटता, हर शय पर काले पर्दे डालता अपने अजली अब्दी जिंदान खानों की तरफ गरूब होने के लिए झुक गया था। रात के अंधेरे फैलने लगे थे और सितारे ताक झांक करने लगे थे। अचानक चौंक कर ज़िदाक बिन तुगराई उस इमारत की खिड़की से हट गया और रुकनुद्दीन और कासिम की तरफ देखते हुए कहने लगा, मेरे दोनों मोहतरम और अजीज साथियों, तैयार हो जाओ। अंजाज शहर की तरफ से 4 सवार अपने घोड़ों को सरपट दौड़ाते हुए इस तरफ आ रहे हैं और मैं तुम्हें यकीन से कह सकता हूं कि ये वही 4 हैं जो हमारे हाथों मरने वाले 4 की जगह लेने के लिए आ रहे हैं और ये इस शिकारगाह के रात के मुहाफिज हैं। मेरे साथियों, इन 4 का फिलफौर खात्मा करके हमें अंजाज की तरफ रवाना होना चाहिए। मैं इनके साथ ज्यादा देर उलझना नहीं चाहता। जो ही ये इस कमरे में दाखिल होने की कोशिश करेंगे, इनमें से 3 की गर्दनें काटूंगा। चौथे पर काबू पाकर मैं उससे अपनी मतलूबा मालूमात हासिल करूंगा। इसके बाद हम यहां से अंजाज का रुख करेंगे। तुम दोनों अपनी जगह से उठकर कमरे के दाएं दरवाजे के पीछे खड़े हो जाओ। अपनी ढालें संभाल लो और तलवारें बेनियाम कर लो। दूसरे दरवाजे के पीछे मैं खड़ा होता हूं। मुझे उम्मीद है कि मैं इनमें से 3 को पलक झपकने में ढेर करके रख दूंगा। रुकनुद्दीन और कासिम दोनों ने ज़िदाक बिन तुगराई की उस तजवीज से इत्तेफाक किया। रुकनुद्दीन और कासिम दोनों ने अपनी तलवारें और ढालें संभाली और सदर दरवाजे के एक पट के पीछे खड़े हो गए थे। दूसरी जानिब दूसरे पट की ओट में ज़िदाक बिन तुगराई घात लगाए बैठा था। रुकनुद्दीन और कासिम दोनों ने ज़िदाक बिन तुगराई की उस तजवीज से इत्तेफाक किया। रुकनुद्दीन और कासिम दोनों ने अपनी तलवारें और ढालें संभाली और सदर दरवाजे के एक पट के पीछे खड़े हो गए थे। दूसरी जानिब दूसरे पट की ओट में ज़िदाक बिन तुगराई घात लगाए बैठा था। ज़िदाक बिन तुगराई का अंदाजा दुरुस्त हुआ। अंजाज की तरफ से आने वाली शाहरा पर थोड़ी ही देर बाद 4 सवार नमूदार हुए। 4 शिकारगाह की उस इमारत के बाहर आकर रुके, अपने घोड़ों से उतरे। फिर उनमें से एक 4 घोड़ों को अस्तबल की तरफ ले गया। बाकी 3 जूं ही उस कमरे में दाखिल होने लगे। ज़िदाक बिन तुगराई ऐसी खौफनाक, ऐसी फुर्ती और तेजी से उन पर हमलावर हुआ कि उसने वाकई पलक झपकते में उन 3 की गर्दनें काट कर रख दी थी। चौथा, जो 4 घोड़ों को पकड़कर अस्तबल की तरफ ले गया था, उसने मरने वालों की चीखें सुनी थी, लिहाजा घोड़ों को छोड़कर वो वापस भागा। उसके एक हाथ में तलवार, दूसरे में ढाल थी। जब वो दरवाजे के करीब आया तो उसने देखा ज़िदाक बिन तुगराई वहां उसके इस्तकबाल के लिए खड़ा था। उसके बाएं हाथ में ढाल थी और दाएं हाथ में तलवार थी जिससे खून टपक रहा था। चौथे सवार ने बड़ी खौफनाकी और बड़े भयानकपन में ज़िदाक बिन तुगराई को मुखातिब किया, गलीज भेड़िए, तूने धोखा दही से काम लेकर मेरे 3 साथियों का खात्मा कर दिया है। अगर तू खुले मैदान में मुकाबले के लिए इन्हें ललकारता तो यकीनन तीनों मिलकर तेरे जिस्म के एक एक आज़ा को अलहदा करके रख देते। यकीनन तू उस वक्त इन पर हमलावर हुआ जब वो इस इमारत में दाखिल हो रहे थे और तू पहले से घात लगाए बैठा था। पर सुन, मैं अभी जिंदा हूं और अपने मरने वाले साथियों का इंतकाम तुमसे जरूर लूंगा। चौथे मुहाफिज की उस गुफ्तगू से लम्हा भर के लिए ज़िदाक बिन तुगराई के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। फिर उसने उसे मुखातिब करके कहना शुरू किया, सुन अजनबी, पहले अपनी लपकती खूनी जबान को रोक, अपनी बेचैन भटकती ख्वाहिशों को लगाम दे। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं कि मैंने इन 3 को बेवजह कत्ल नहीं किया। अगर तुमने भी अपनी हदूद से निकलकर फैलने की कोशिश की तो याद रखना, तुम्हारा अंजाम तुम्हारे इन 3 साथियों से भी भयानक और बुरा होगा। जवाब में वो चौथा मुहाफिज फिर आग की तरह भड़क उठा, तुम बकवास करते हो। मैं तुम्हारी जबान से कोई लफ्ज सुनने के लिए तैयार नहीं। मैं हर सूरत में शिकारगाह के बाहर अपने साथियों का इंतकाम लेने की खातिर तेरी गर्दन काटूंगा। तू क्या समझता था कि इन 3 को धोखा दही से कत्ल करने के बाद तू बड़ी आसानी से बच निकलेगा? हरगिज नहीं, मैं यहां तुम्हें जिल्लत की मौत मारूंगा। उसके साथ ही वो चौथा मुहाफिज अपनी तलवार लहराता आगे बढ़ा। फिर वो ज़िदाक बिन तुगराई पर वेरान रात की काली आंधी की तरह हमलावर हो गया था। जवाब में ज़िदाक बिन तुगराई भी शोला निशान बर्ग की तरह उस पर टूट पड़ा था। थोड़ी देर तक दोनों जमकर लड़ते रहे। फिर ज़िदाक बिन तुगराई ने उसे पीछे धकेलना शुरू किया। अचानक तलवार का एक खतरनाक वार करने के साथ ही ज़िदाक ने उसे ढाल भी दे मारी, जिससे वो बेबस होकर जमीन पर गिर गया। ज़िदाक ने आगे बढ़कर उससे उसकी तलवार और ढाल छीन ली। अपनी तलवार की नोक उसकी गर्दन पर रखी और गुर्राया, ये है तुम्हारी दलेरी और जुर्रतमंदी?
वो मुहाफिज जमीन पर लेटा रहा और जिदाक बिन तुगराई की गुफ्तगू का उसने कोई जवाब ना दिया था। जिदाक ने फिर उसे मुखातिब किया, देख, मैं नहीं जानता तेरा क्या नाम है, ना ही मैं जरूरत महसूस करता हूं कि तेरा नाम पूछूं, पर देख, ये जो शिकारगाह के बाहर कुत्ते बंधे हुए हैं, इन कुत्तों का ताल्लुक मुसलमानों के एक रेवड़ से है। क्या तू बताएगा इस रेवड़ पर किसने हमला किया था? अगर तू ये जवाब देगा कि मैं नहीं जानता कि किसने हमला किया है, तो मैं तुम्हारे इस जवाब को कबूल नहीं करूंगा। अगर तूने मुझसे कोई चीज छुपाने की कोशिश की तो याद रखना, मैं अपनी तलवार को हरकत में लाऊंगा और तेरे आजाद तेरे पांव से काटना शुरू करूंगा। पहले तेरे पांव की उंगलियां, फिर तेरे पांव, आहिस्ता आहिस्ता मैं तेरे जिस्म से तेरा एक एक उज़्व अलहदा करता चला जाऊंगा। लिहाजा तेरे लिए बेहतर यही है कि तू मुझे सही जवाब देता चला जाए, इसी में तेरी आफियत होगी। जिदाक बिन तुगराई की उस गुफ्तगू ने उस मुहाफिज को बौखला कर रख दिया था। थोड़ी देर तक वो इंतहाई बेबसी और लाचारगी में जिदाक बिन तुगराई की तरफ देखता रहा, फिर बोल पड़ा, अजनबी, मैं नहीं जानता तुम लोग कौन हो, तुम्हारे क्या अजाइम है, लेकिन जो सवाल तुमने पूछा है इसका मैं तुम्हें सही जवाब दूंगा। मैं ये भी जानता हूं कि मेरी तरफ से जवाब मिलने के बाद तू मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, लेकिन मैं तेरे हाथों भयानक मौत नहीं मरना चाहता। सुन, अंजाज के हुक्मरान लियांडर का एक भाई है जो लियांडर से छोटा है, उसका नाम मार्स है। मार्स का एक बेटा है जिसका नाम सेलर है, जो बड़ा ओबाश लेकिन है बड़ा दलेर और जुर्रतमंद। उसका काम ही यह है कि यह मुसलमानों के काफिलों रेवड़ों पर हमलावर होता है। मुसलमानों के शहरों और बस्तियों को लूटना उसका बेहतरीन मशगला है। उसके उस काम से अंजाज का हुक्मरान लियांडर भी बड़ा खुश है, इसलिए कि सेलर इंतहा दर्जे का जंगजू, तेगजन और जुर्रतमंद ख्याल किया जाता है। इसी बिना पर अंजाज के हुक्मरान लियांडर ने अपनी हसीनो जमील बेटी अनास्टा को सेलर से मंसूब कर रखा है। अजनबी, मैं तुम पर यह भी वाज़ेह कर दूं कि अंजाज का हाकिम लियांडर और उसका भाई मार्स दोनों ही गुर्जिस्तान के बादशाह के छोटे भाई हैं। जिस रेवड़ से ये कुत्ते ताल्लुक रखते हैं, उस रेवड़ को सेलर ही ने अपने जंगजू साथियों के साथ लूटा था। रेवड़ के मुहाफिजों को कत्ल कर दिया गया था, रेवड़ के सारे जानवरों पर कब्जा कर लिया था। इस रेवड़ में चूंकि बेशुमार जानवर थे, लिहाजा ये सारा रेवड़ सेलर अपने साथ अंजाज ले गया और आजकल ये रेवड़ अंजाज के लश्करियों की खुराक के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। रेवड़ में जो कुत्ते थे वो कुछ शिकारगाह में रख दिए गए और कुछ मुख्तलिफ लोगों को तोहफतन दिए गए। उस मुहाफिज की उस गुफ्तगू और इंकशाफ से जिदाक बिन तुगराई मुतमईन और खुश हो गया था। फिर उसने अपनी खून आलू तलवार बुलंद की और गिराकर उस मुहाफिज की गर्दन काट दी थी। फिर वो जमीन पर बैठ गया। उसके लिबास से उसने तलवार खूब रगड़ते हुए साफ की, फिर उसे मिट्टी में खूब अच्छी तरह रगड़कर उसे सेकल और चमकदार बनाया। उसके बाद अपनी तलवार उसने नियाम में की, ढाल पुश्त पर बांधी और रुकनुद्दीन और कासिम की तरफ देखते हुए वो कहने लगा, मेरे अजीजों, जो मालूमात हम हासिल करना चाहते थे वो इससे हासिल हो चुकी हैं। कासिम मेरे मोहतरम, मैं तुम्हें अपने साथ अंजाज लेकर नहीं जाऊंगा, इसलिए कि हो सकता है कि तुम्हारे रेवड़ के कुत्ते वहां हो और वो तुम्हें पहचान ले। इस तरह कुत्तों का तुम्हें पहचान लेना हमारे लिए मसाइब खड़े कर सकता है। लिहाजा तुम अभी और इसी वक्त अपने घोड़े पर सवार होकर वापस करियाम नाम की बस्ती में जाओ, वहां अली जाग के यहाँ कयाम करो। हमारे आने तक तुम वहीं कयाम करना। अली जाग से मेरा सलाम कहना। मैं अंजाज की मुहिम से फारिग होकर अली जाग के घर ही तुमसे आकर मिलूंगा। अब मेरा मकसद ये है कि तुम्हारे रेवड़ पर हमलावर होने वाले सेलर को या तो जिंदा गिरफ्तार करूंगा या उसे मौत के घाट उतार दूंगा। ऐसा करने के बाद मैं अंजाज से लौटूंगा और फिर अली जाग के घर से तुम्हें लेते हुए वापस निशापुर का रुख करेंगे। कासिम मेरे मोहतरम, इस वक्त हमारे 3 घोड़ों के अलावा 8 घोड़े और हैं जो मरने वाले 8 मुहाफिजों के हैं। इन 8 घोड़ों को भी अपने आगे आगे हाँकते चले जाओ। रास्ते में इन्हें किसी मुनासिब जगह फरोख्त कर देना। इस तरह तुम्हें एक खासी बड़ी रकम मिल जाएगी। जिदाक बिन तुगराई के उन अल्फाज से कासिम खुश हो गया था। सारे घोड़ों को उसने एक दूसरे से बांधा, फिर अपने घोड़े पर सवार हुआ। अपने आगे आगे उन 8 घोड़ों को हाँकता हुआ वो वहां से कूच कर गया था, जबकि जिदाक बिन तुगराई और रुकनुद्दीन भी अपने घोड़ों पर सवार हुए और उस शिकारगाह से अपने घोड़ों को सरपट दौड़ाते हुए अंजाज का रुख कर रहे थे। फिजाओं में अब तारीकियां गहरी होने लगी थी। आसमान पर चांद खूब चमकने लगा था। चारों तरफ चांदनी फैल गई थी। ऐसे में जिदाक बिन तुगराई और रुकनुद्दीन दोनों अंजाज की तरफ जाने वाली शाहराह पर अपने घोड़ों को सरपट दौड़ा रहे थे। अंजाज पहुंचने के बाद जिदाक बिन तुगराई और रुकनुद्दीन दोनों ने एक नवाही सराय का रुख किया। दोनों सराय में दाखिल हुए। सराय के मालिक से दोनों ने अपने लिए एक कमरा हासिल किया। पहले वो अपने घोड़ों को अस्तबल में ले गए।
वहां उनके दाने चारे का इंतजाम किया, उन्हें पानी पिलाया, फिर जीने दहाने उतार कर उन्होंने अस्तबल के एक समत रख दिए, जबकि जीनों के साथ बंधा हुआ वो अपना जरूरी सामान उतार कर सराय में अपने कमरे में ले गए। कमरे में जाने के बाद सबसे पहले जिदाक बिन तुगराई और रुकनुद्दीन दोनों ने बारी बारी गुस्ल किया। लिबास तब्दील करने के बाद उन्होंने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया, ईशा की नमाज अदा की, फिर उठ के जिदाक बिन तुगराई ने कमरे का दरवाजा खोला और रुकनुद्दीन की तरफ देखते हुए कहने लगा, मोहतरम आरकोस, आप यहीं रहें, मैं सराय के बठियार खाने की तरफ जाता हूँ, आपके और अपने लिए खाना लेकर आता हूँ, फिर इस कमरे में बैठकर आरामदेह और पुरसकून माहौल में बैठकर खाना खाते हैं। जवाब में रुकनुद्दीन ने मुस्कुराते हुए असबात में सर हिला दिया था, जिसके जवाब में जिदाक बिन तुगराई कमरे से निकल गया था। रुकनुद्दीन का ख्याल था कि जिदाक बिन तुगराई जल्दी खाने का सामान लेकर लौटेगा, दोनों खाना खाएंगे, उसके बाद आराम करेंगे, इसलिए कि लगातार सफर करते हुए रुकनुद्दीन थकावट महसूस कर रहा था। लेकिन जब काफी देर गुजर जाने के बावजूद भी जिदाक बिन तुगराई ना लौटा, तब रुकनुद्दीन किसी कदर परेशान हुआ। एक दो बार बाहर निकलकर उसने देखा, पर उसे जिदाक बिन तुगराई कहीं दिखाई ना दिया। आखिर दरवाजे के बाहर से कुफ्र लगाने के बाद वो सराय के मतबख की तरफ गया। वहां उसने जिदाक बिन तुगराई को देखा, वो मतबख और उसके आसपास कहीं भी नहीं था। रुकनुद्दीन ने नाचार अस्तबल का रुख किया। उसके जहन में यह ख्याल आया था कि शायद जिदाक बिन तुगराई अस्तबल में घोड़ों को देखने चला गया होगा, लेकिन वो अस्तबल में भी नहीं था। आखिर परेशान और फिक्रमंद सा रुकनुद्दीन सराय के मालिक के पास आया और उसे मुखातिब करके कहने लगा, ऐ मेरे अजीज, तू मुझे पहचानता होगा, मैं राहिब आरगोस हूँ। थोड़ी देर पहले इस सराय में कमरा लिया है, मेरे साथ मेरा मुहाफिज भी था, उसका नाम जिदाक है। मुझे कमरे में बिठाने के बाद वो बठियार खाने की तरफ आया था ताकि मेरे और अपने लिए खाना हासिल करे, पर मुझे कमरे में काफी देर बैठकर इंतजार करना पड़ा। जब वो ना लौटा तो मैं फिक्रमंद हुआ, अस्तबल में गया कि शायद वो अपने घोड़ों की तरफ गया हो, वहां भी ना था। तुम बता सकते हो मेरा वो मुहाफिज कहाँ है? सराय के मालिक ने थोड़ी देर फिक्रगीर अंदाज में रुकनुद्दीन की तरफ देखा, फिर बड़े एहतराम बड़ी इज्जत से उसने रुकनुद्दीन को मुखातिब किया, मोहतरम राहिब, मैं अफसोस से आप पर यह इंकशाफ करता हूँ कि आपका मुहाफिज जिसका नाम आपने जिदाक बताया है, वो यकीनन खाना लेने के लिए आया था, लेकिन उसे अंजाज के हाकिम लियांडर के सिपाही पकड़ कर ले गए हैं। रुकनुद्दीन ने फौरन सराय के मालिक की बात काट दी और पूछने लगा, क्या उसने कोई जुर्म किया था जिसकी बिना पर हाकिम अंजाज के सिपाही उसे पकड़ कर ले गए हैं? सराय के मालिक ने थोड़ी देर तक खामोशी इख्तियार किए रखी, उसके बाद उसकी अफसुर्दा सी आवाज फिर सुनाई दी, मोहतरम राहिब, दरअसल बात यह है कि आज हाकिम अंजाज लियांडर और उसकी बेटी अनास्टा की शिकारगाह के मुहाफिजों को किसी ने कत्ल कर दिया है। ये मुहाफिज तादाद में 8 थे। उनकी लाशें शिकारगाह के बाहर जो छोटी सी इमारत है उसमें पाई गई हैं। लिहाजा अंजाज के हाकिम लियांडर और उसकी बेटी अनास्टा के हुक्म पर जिस कदर भी अजनबी और नौवारिद आज अंजाज में या उसकी नवाही सराओं में दाखिल हुए हैं, उन्हें हिरासत में लेने का हुक्म दे दिया गया है। इसके अलावा भी लियांडर के सिपाही अंजाज शहर में घूम फिरकर मशकूक लोगों को तलाश कर रहे हैं ताकि शिकारगाह के मुहाफिजों के कातिलों का सुराग लगाया जा सके। चूंकि आप और आपका मुहाफिज भी आज ही सराय में दाखिल हुए हैं, लिहाजा वो आपके मुहाफिज को भी पकड़ कर ले गए हैं। मुझसे उन्होंने पूछा कि आज सराय में किस किस ने कयाम किया है, तो मैंने आपका नाम भी लिया। जब मैंने इंकशाफ किया कि आप एक उम्र रसीदा राहिब हैं, तो मेरे ख्याल में वो आपकी तरफ नहीं गए। बहरहाल आपके मुहाफिज को पकड़ कर ले गए हैं। सराय के मालिक के उस इंकशाफ पर लम्हा भर के लिए रुकनुद्दीन फिक्रमंद और मगमूम सा हो गया था। थोड़ी देर तक उसने अपनी गर्दन झुकाए रखी, तहम उस सिलसिले में उसने सराय के मालिक से कुछ ना कहा। वो पीछे हटा, चंद कदम वो आगे बढ़ा, फिर कुछ सोचा, दोबारा सराय के मालिक के पास आया, उससे कहने लगा, क्या मैं इस वक्त अंजाज के हाकिम लियांडर से मिल सकता हूँ? सराय के मालिक ने तासुफाना से अंदाज में रुकनुद्दीन को मुखातिब करके कहना शुरू किया, अजीम राहिब, इस वक्त तो आपका मिलना मुश्किल है, रात काफी जा चुकी है। अगर आप अपने मुहाफिज के सिलसिले में लियांडर से मिलना चाहते हैं तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप कल दिन के किसी वक्त उससे मिल लें। अगर इस वक्त आप मिलने की कोशिश करेंगे तो इस वक्त ये मामला नया नया है, हो सकता है लियांडर आपको टाल दे। कल दिन के वक्त मेरे ख्याल में वो आपको अहमियत भी देगा, आपकी बात गौर से भी सुनेगा और मुझे उम्मीद है कि आप जैसा राहिब अपने मुहाफिज को छुड़ाने में कामयाब हो जाएगा, इसलिए कि लियांडर और उसकी बेटी अनास्टा मजहबी लोगों की कदर करने वाले लोग हैं। रुकनुद्दीन ने फिर थोड़ी देर तक खामोशी इख्तियार किए रखी। उसके बाद मौजू बदलते हुए उसने सराय के मालिक को मुखातिब किया, मैं अपने कमरे की तरफ जाता हूँ, तुम इतनी मेहरबानी करो कि अपने किसी मुलाजिम के हाथ मेरा खाना भेज दो।
सराय के मालिक ने अपने सर को खम करते हुए ऐसा करने की हामी भर ली, जिसके जवाब में रुकनुद्दीन वहां से मुस्कुराते हुए हट गया था। दोबारा वो अपने कमरे में आया। थोड़ी देर बाद सराय का एक मुलाजिम उसके लिए खाना ले आया। उसने पेट भर के खाना खाया। मुलाजिम एक बार फिर लौटा, खाली बर्तन उठाकर ले गया था। रुकनुद्दीन ने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया और मसहरी पर लेटकर थोड़ी देर बाद वो गहरी नींद सो गया था। दूसरे रोज जिस वक्त सूरज काफी चढ़ाया था, अंजाज का हाकिम लियांडर, उसका भाई और उसके लश्करियों का सिपे सालारे आला मार्स, लियांडर की बेटी अनास्टा, मार्स का बेटा सैलर, खानदान के कुछ दूसरे अहबाब और औरतों के अलावा अंजाज के हाकिम लियांडर के दीगर सालार और सरकर्दा लोग कसर के एक कमरे में बैठे हुए थे कि चौबदार अंदर आया। अपने सर को खम करते हुए उसने लियांडर को ताजीम दी। फिर लियांडर को मुखातिब करके कहने लगा, आका, एक राहिब जिन्होंने अपना नाम आरगोस बताया है और जो निशापुर से आए हैं, आपकी खिदमत में हाजिर होना चाहते हैं। अपने चौबदार के उस इंकशाफ पर हाकिम अंजाज लियांडर चौंका, फिर दारोगा की तरफ देखते हुए पूछने लगा, ये निशापुर का राहिब आरगोस कौन है? इसे फिलफौर मेरे पास भेजो, हो सकता है हमारे लिए कोई अहम नोयत का पैगाम रखता हो। उसके साथ चौबदार ने एक बार फिर अपने सर को खूब खम करते हुए और कमर में गहरा बल डालते हुए लियांडर को ताजीम दी। उसके बाद वो बाहर निकल गया था। थोड़ी देर बाद चौबदार रुकनुद्दीन को लेकर उस कमरे में दाखिल हुआ। रुकनुद्दीन उस वक्त राहिबों का लिबास पहने हुए था। गले में एक भारी सुनहरी सलीब लटक रही थी। उसे देखते ही तकरीबन सब लोग अपनी जगहों पर उठ खड़े हुए। लियांडर ने आगे बढ़कर आरगोस से पुरजोश मुसाफा किया। उसके बाद दूसरे लोग बारी बारी आरगोस के साथ मुसाफा कर रहे थे। जब यह सिलसिला खत्म हुआ तो लियांडर ने आरगोस को बैठने के लिए एक नुमाया नशिश दी। उसके कहने पर आरगोस वहां बैठ गया। तब इंतहाई नरमी और शफकत में आरगोस को मुखातिब करते हुए लियांडर ने पूछा, मोहतरम राहिब, मेरा चौबदार बता रहा था कि आप निशापुर से आए हैं और आपका नाम आरगोस है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपका निशापुर से इन सरजमीनों की तरफ आने का क्या मकसद है? इस पर थोड़ी देर के लिए रुकनुद्दीन ने कुछ सोचा। फिर उसने हाकिम अंजाज लियांडर की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, मैं हाकिम अंजाज पर यह इंकशाफ करूं कि मैं अपने मुहाफिज के साथ एक इंतहाई अहम काम के सिलसिले में गुर्जिस्तान के मरकजी शहर आनी का रुख कर रहा था। मैं गुर्जिस्तान के हाकिम बकरात के पास जाकर मुसलमानों की नकलो हरकत से मुतालिक उसे अहम मालूमात फराहम करना चाहता था। परानी की तरफ जाते हुए मैं अंजाज में रुक गया। हमने नवाही सराय में कयाम किया। मुझे खबर हुई थी कि हाकिम अंजाज लियांडर गुर्जिस्तान के हुक्मरान बकरात का भाई है। लिहाजा मैंने इरादा किया कि आनी जाने की बजाय मैं अंजाज ही में बकरात के भाई लियांडर यानी तुम्हें वो मालूमात मुहैया करूं जो मैं आनी जाकर बकरात के गोश गुजार करना चाहता था। पर हाकिम अंजाज को खबर हो कि यहाँ मेरे साथ इंतहाई बदतरीन सलूक किया गया। मैं और मेरे मुहाफिज ने अंजाज की नवाही सराय में कयाम कर रखा था। मैं अपने कमरे ही में था। मैंने अपने मुहाफिज को सराय के मतबख की तरफ भेजा ताकि वो मेरे लिए वहां से खाना लेकर आए। काफी देर तक जब मैं अपने कमरे में बैठकर इंतजार करता रहा और मेरा मुहाफिज ना लौटा तो मैं फिक्रमंद हुआ। कमरे से निकलकर जब मैं सराय के मालिक के पास गया तो उसने इंकशाफ किया कि थोड़ी देर पहले सराय में हाकिम लियांडर यानी तुम्हारे मुसल्ला जवान दाखिल हुए थे और मेरे उस मुहाफिज को पकड़ कर ले गए हैं। उसके पकड़ने की वजह यह बयान की गई है कि तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की शिकारगाह के मुहाफिजों को किसी ने कत्ल कर दिया है और कातिलों को तलाश करने के लिए सारे 9 वारिदों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सबसे पहले तो मैं इसलिए आया हूं कि मेरे मुहाफिज को रिहा किया जाए। दूसरा सिलसिला जिसके लिए मैं तुम्हारे पास आना चाहता था वो ये कि जो मालूमात मैं गुर्जिस्तान के हाकिम बकरात यानी तुम्हारे बड़े भाई को पहुंचाना चाहता था, वही खबरें अगर तुम अपने भाई को खुद पहुंचा दो तो मेरा काम आसान हो जाएगा और मैं यहीं से निशापुर की तरफ लौट जाऊंगा। सुन लियांडर, मैं निशापुर के नवाह में सेंट पोलोस नाम की खानकाह का सरकर्दा हूं। सल्जोकियों का बादशाह तुगरल सल्जोकी मेरी बेहद इज्जत, मेरा बेहद एहतराम करता है। मैं उसे यह कहकर गुर्जिस्तान की तरफ आया हूं कि मैं वहां के मुकद्दस मकामात, गिरजों और खानकाहों का मुआयना करना चाहता हूं। इस पर ना सिर्फ ये कि उसने मुझे गुर्जिस्तान आने की इजाजत दे दी बल्कि उसने मेरी सारी मुहिम के अखराजात भी पूरे करने का वादा किया। ये तो सुल्तान तुगरल के सामने इन सरजमीनों की तरफ आने का बहाना था। जो बात मैं तुमसे कहना चाहता हूं बड़ी अहमियत की हामिल है। इस पर लियांडर ने चौंक कर आरगोस की तरफ देखा। फिर वह पूछने लगा, मोहतरम राहिब, जो बातें आप आनी जाकर मेरे बड़े भाई बकरात को बताना चाहते थे आप मुझसे कहें। मैं आपसे वादा करता हूं कि ये सारी बातें मैं फिलफौर आनी शहर में अपने बड़े भाई बकरात तक पहुंचा दूंगा। लियांडर की उस गुफ्तगू के जवाब में थोड़ी देर तक आरगोस सोचता रहा। फिर बोल उठा, देख लियांडर, मुसलमानों का सुल्तान तुगरल सल्जोकी अब तक खामोश रहा इसलिए कि वो ताकत और कुव्वत पकड़ता रहा।
अब उसने अपनी अस्करी कुव्वत को बामे अरूज तक पहुंचा दिया है। यूं जानो आतिशफिशां फटने के लिए सारा मवाद जमा हो चुका है। मैं तुम लोगों को तनबीह करता हूं कि अनकरीब सुल्तान तुगरल सल्जोकी गुर्जिस्तान पर हमलावर होगा, और अगर तुम लोगों ने उसका मुकाबला करने के लिए अपनी जंगी तैयारियां अभी से मुकम्मल ना कर ली तो मैं तुम्हें पहले से इतला करता हूं कि अपनी अस्करी कुव्वत के बलबूते पर सुल्तान तुगरल सल्जोकी तुम लोगों की ईंट से ईंट बचाकर रख देगा। मेरा इन सरजमीनों की तरफ आने का असल मकसद यही है कि तुम लोगों को तनबीह करूं कि सुल्तान तुगरल सल्जोकी का मुकाबला करने के लिए अभी से तैयार हो जाओ, वरना याद रखो वो गुर्जिस्तान पर कब्जा करेगा। रुकनुद्दीन जब खामोश हुआ तो उसके करीब ही बैठी हुई उसकी बेटी अनास्टा बोल पड़ी, मोहतरम राहिब, क्या सल्जोकियों का बादशाह तुगरल ऐसा ही ताकतवर है? क्या उसके लश्करियों की तादाद इस कदर ज्यादा है कि वो गुर्जिस्तान की ईंट से ईंट बजा सकता है? मोहतरम राहिब, पहले तो हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करते हैं कि तुम इस कदर अहम नौयत की खबर हमें पहुंचाने यहां तक आए, पर हम तुम्हें यकीन दिलाते हैं कि हमने पहले ही अपनी जंगी तैयारियों को अपने बामे अरूज तक पहुंचाया हुआ है, और अगर कभी किसी वक्त भी सल्जोकियों के सुल्तान तुगरल ने हम पर हमलावर होने की कोशिश की तो जो इलाके इस वक्त उसके पास हैं उससे भी वो हाथ धो बैठेगा। रुकनुद्दीन ने पहली बार लियांडर की बेटी अनास्टा की तरफ निगाह की। उसने देखा अनास्टा बला की खूबसूरत थी। उसने पहली बार अनास्टा को मुखातिब किया, देख बेटी, मैं नहीं जानता तू कौन है, लेकिन मेरा अंदाजा है कि तू यकीनन लियांडर की बेटी होगी। इस पर अनास्टा फौरन बोल उठी, मुकद्दस राहिब, आपका अंदाजा दुरुस्त है, मैं लियांडर की बेटी हूं, मेरा नाम अनास्टा है। रुकनुद्दीन ने फिर उसे मुखातिब किया, देख बेटी, तेरा जवाब मेरे लिए इंतहा दर्जे की खुशी और सुकून का बायस है। अगर गुर्जिस्तान ने मुसलमानों के बादशाह सुल्तान तुगरल के किसी भी गैर मुतवक्के हमले का मुकाबला करने के लिए पहले से तैयारियां कर रखी हैं तो ये इंकशाफ मुझ जैसे नसरानी राहिब के लिए इंतहा दर्जे का खुशाइंद है। अब मेरे सामने सिर्फ एक ही मसला है कि मेरे मुहाफिज को छोड़ दिया जाए, उसके बगैर मेरा खाना पीना हराम हो रहा है। रुकनुद्दीन की उस गुफ्तगू से लियांडर ही नहीं, उसकी बेटी अनास्टा भी हंस दी थी। फिर लियांडर ने रुकनुद्दीन को मुखातिब करते हुए पूछा, मोहतरम राहिब, क्या आपको अपना मुहाफिज इतना ही अजीज है? क्या आपकी निगाह में वो इतनी अहमियत रखता है कि उसकी खातिर आपका खाना पीना हराम हो चुका है? इस पर एक तरह से छाती तानते हुए रुकनुद्दीन कह उठा, मोहतरम लियांडर, आपका अंदाजा दुरुस्त है। यूं जानो मेरा मुहाफिज मेरे लिए मेरी लाठी, मेरी बैसाखी है। वो हर खतरे में मेरी हिफाजत करता है, दुश्मनों के मुकाबले में मेरे सामने दिफा की दीवार बन जाता है। वो बैक वक्त कई कई तेग जनों को मारकर भगाने का हुनर और फन जानता है। देख लियांडर, मेरा मुहाफिज मेरे लिए महरो वफा के अफसाने की मानिद है। उसने मेरी हिफाजत, मेरे दिफा के लिए ऐसे कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं कि अगर मेरे बस में हो तो उसके उन सारे कारनामों को मैं सुनहरी हरूफ में लिखने का हुक्म दे दूं। रुकनुद्दीन जब खामोश हुआ तो अनास्टा फौरन बोल पड़ी, मोहतरम राहिब, आपने मुहाफिज की तारीफ की है या उसका कसीदा बयान कर दिया है? मैंने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा राहिब नहीं देखा जिसने कभी ऐसे मौकों पर इस तरह अपने मुहाफिज की तारीफ की हो। मैं ये भी गुमान करती हूँ कि कोई और राहिब ऐसी खुश बयानी से काम भी नहीं ले सकता जिस अंदाज में आपने उस जवान की तारीफ की है। आपके इन अल्फाज ने मुझे उस जवान को देखने का शौक और वलवला पैदा कर दिया है। यहां तक कहते कहते अनास्टा को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि इसी दौरान उसका बाप लियांडर बोल पड़ा और रुकनुद्दीन की तरफ देखते हुए कहने लगा, मोहतरम राहिब, आप और आपका मुहाफिज क्योंकि हमारी शिकारगाह के मुहाफिजों के कत्ल में मुलविस नहीं हो सकते, लिहाजा मैं अभी आपके मुहाफिज को यहां बुलाता हूं। अपनी बेटी की तरह मैं भी उसे देखना पसंद करूंगा, और हाँ, अगर आप बुरा ना माने तो मैं उसकी तेगजनी, उसकी शुजात और हिम्मत को भी आजमाऊंगा। लियांडर के उन अल्फाज ने रुकनुद्दीन को खुश कर दिया था। वो छाती तानते हुए कहने लगा, जरूर, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आप उसकी तेगजनी, उसकी हिम्मत और जवामर्दी को आजमाएं तो वह हर्फ ब हर्फ मेरे कहे हुए अल्फाज पर पूरा उतरेगा। रुकनुद्दीन के उन अल्फाज पर लियांडर, उसकी बेटी दोनों मजीद खुश हो गए थे, जबकि लियांडर के करीब ही बैठा उसका भाई और उसके लश्करियों का सिपे सालार मार्स, उसका बेटा सैलर भी ऐसी ही कैफियत और एहसासात का इजहार कर रहे थे। फिर लियांडर ने अपने सामने अपने चौबदार की तरफ देखा और तहक्कुमाना अंदाज में उसे मुखातिब करते हुए कहने लगा, तुम अभी और इसी वक्त किसी को जिंदान की तरफ रवाना करो, पर रुको और ठहरो। इसके बाद लियांडर ने रुकनुद्दीन की तरफ देखते हुए उसे मुखातिब किया, मुकद्दस राहिब, मैंने आपके मुहाफिज का नाम तो पूछा नहीं, उसका नाम बताइए ताकि मैं उसे जिंदान से बुलाऊं। इस पर रुकनुद्दीन कहने लगा, मेरे मुहाफिज का नाम जिदाक है। जवाब में लियांडर फिर अपने चौबदार की तरफ मुतवज्जे हुआ और उससे कहने लगा,
मैं तुमसे कह रहा था कि अभी और इसी वक्त किसी मुसल्ला जवान को भेजो कि वो जिंदान की तरफ जाए और वहां से जिदाक नाम के उस जवान को बुला कर लाए जो निशापुर से आने वाले राहिब आरगोस का मुहाफिज है। लियांडर के उस हुक्म पर उसके चौबदार ने अपनी गर्दन और अपनी कमर को खूब दोहरा करते हुए उसे ताजीम दी। उसके बाद वो कसर के उस कमरे से निकल गया था। थोड़ी देर बाद लियांडर का चौबदार लौटा, उसके साथ जिदाक बिन तुगराई भी था। पहले की तरह कमरे के वस्त में चौबदार आगे झुका, कमर को खूब खम किया, फिर लियांडर को मुखातिब करके कहने लगा, आका, यही वो जिदाक नाम का जवान है जिसे आपने बुलाने के लिए भेजा था। इस पर लियांडर ने रुकनुद्दीन की तरफ देखा और पूछा, मोहतरम आरगोस, क्या यही आपका मुहाफिज है? इस पर बड़ी शफकत से जिदाक बिन तुगराई की तरफ देखते हुए रुकनुद्दीन कहने लगा, यही मेरा पासबान, यही मेरा मुहाफिज है। रुकनुद्दीन के उन अल्फाज पर लियांडर के चेहरे पर खुशगवार मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। फिर हाथ के इशारे से उसने जिदाक बिन तुगराई को आगे आने के लिए कहा। जिदाक आगे बढ़ा। अपनी जगह से उठकर लियांडर ने उससे मुसाफा किया। फिर उसके बाद बड़े नरम लहजे में जिदाक को मुखातिब करके लियांडर कहने लगा, नौजवान, मेरे मुसल्ला जवानों ने तुम्हें गलत फहमी में पकड़ लिया था। तुम चूंकि राहिब आरगोस के मुहाफिज हो, तुम दोनों एक इंतहाई मुकद्दस काम के सिलसिले में निशापुर से इस समत आए हो। लिहाजा जो तुम्हें गिरफ्तार किया गया और जिंदान में डाल दिया गया, तो इसके लिए मैं माजरत खा हूं। तुम्हारी गैर मौजूदगी में राहिब आरगोस ने तुम्हारी तेगजनी, तुम्हारी जंगजुई, तुम्हारी शुजाअत, बहादुरी और दलेरी की ऐसी तारीफ की है कि मैं ही नहीं बल्कि इस कमरे में जिस कदर लोग बैठे हैं तुम्हें देखने के आरजूमंद हो गए थे। तुम बज़ाहिर तो ऐसे ही लगते हो जैसे आरगोस ने कहा था। तुम्हारी जिस्मानी साख, तुम्हारा कद काठ, तुम्हारा मंजा हुआ बदन इस बात की निशानदही करते हैं कि तुम्हारे अंदर कोई ना कोई तेगजनी की सन्नाई और फन जरूर है। अगर मैं तेरी इस तारीफ का जायजा लूं जो आरगोस ने तेरी गैर मौजूदगी में की है, अगर मैं तेरी इस तारीफ को सामने रखते हुए तुझे किसी इम्तिहान, किसी आजमाइश में डालूं, तो तुम उस पर पूरा उतरने की कोशिश करोगे? इस पर जिदाक का हाथ अपनी तलवार के दस्ते पर चला गया और कहने लगा, अगर मैं गलती पर नहीं तो आप अंजाज के हाकिम लियांडर हैं। अगर ऐसा है तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप मुझे जिस आजमाइश में भी डालेंगे मैं उसमें पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। जिदाक बिन तुगराई का यह जवाब सुनकर लियांडर के चेहरे पर थोड़ी देर तक हल्की सी मुस्कुराहट खेलती रही। फिर एक निगाह उसने रुकनुद्दीन पर डाली। उसके बाद उसकी निगाहें अपने पहलू में बैठे अपने छोटे भाई और अपने लश्करियों के सालारे आला मार्स पर जम गई थी। फिर लियांडर ने अपने भाई मार्स को अपना चेहरा करीब करने को कहा। उस इशारे पर मार्स अपना कान अपने भाई लियांडर के करीब ले गया तो लियांडर ने अपने छोटे भाई मार्स के कान में सरगोशी की, मार्स मेरे भाई, हमारे कसर में जो इस राहिब ने अपने मुहाफिज की तारीफ की है, मैं ये नहीं कहता कि यह तारीफ बेजा है, पर मैं इस राहिब और इसके मुहाफिज पर साबित करना चाहता हूं कि मुसलमानों के अंदर रहते हुए इन दोनों ने जो अपनी शुजात का मयार बना रखा है, हमारे यहां तेगजनी के इस मयार की कोई अहमियत, कोई वुक्कत नहीं है। लिहाजा मैं चाहता हूं कि अपने किसी ऐसे जंगजू का इस जिदाक के साथ मुकाबला कराया जाए जो लम्हों के अंदर मेरे इस कसर में इसे नीचा दिखा दे। इस तरह जहां मुझे एक तरह का सुकून मिलेगा, वहां मैं दो तरह की इत्तलात हासिल करने में कामयाब हो जाऊंगा। पहले यह कि मुझे जिस अंदाज में इस राहिब ने अपने मुहाफिज की तारीफ की है, यह जानने में मदद मिलेगी कि यह राहिब अपने इस मुहाफिज की इस अंदाज में तारीफ करने में कहां तक हक बजानिब है। दूसरी जो सबसे अहम इत्तला मुझे मिलेगी मेरे अजीज भाई, वो ये कि तुम जानते हो कि यह राहिब जिसने अपना नाम आरगोस बताया है और इसका मुहाफिज जिसका नाम जिदाक है, ये दोनों ही निशापुर में मुसलमानों के इलाके में रहते हैं। राहिब आरगोस ने जो अपने मुहाफिज की शुजात और तेगजनी की तारीफ की है, ये यकीनन मुसलमानों के अंदर रहते हुए उन्हीं के मयार को सामने रखते हुए की होगी। लिहाजा जिदाक के साथ मुकाबले के दौरान मैं ये भी अंदाजा लगा लूंगा कि तेगजनी में मुसलमानों का मयार क्या है। अब मेरे भाई बोल, तो इस जिदाक का मुकाबला करने के लिए किसको मैदान में उतारना चाहता है? मार्स मेरे भाई, मैं चाहता हूं कि तू किसी ऐसे तेगजन को जिदाक के मुकाबले पर ला जो इसे मुकाबले में शिकस्त देकर यह साबित कर दे कि मुसलमानों के अंदर जो तेगजनी जुर्रतमंदी का मयार है वो हमसे कहीं ज्यादा पस्त और पीछे है। अपने भाई लियांडर की उस गुफ्तगू पर मार्स कुछ देर सोचता रहा, फिर कहने लगा, किसी और को मुकाबले के मैदान में लाने की क्या जरूरत है? मेरे अजीज, मेरे मोहतरम भाई, हम इस जिदाक के मुकाबले में अपनी बेटी अनास्टा ही को इसके सामने क्यों ना लाएं? मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अनास्टा लम्हों के अंदर तेगजनी के मुकाबले में इस जिदाक को नीचा दिखा देगी। मार्स के उस इंकशाफ पर लियांडर ने अजीब से अंदाज में मार्स की तरफ देखा, फिर कहने लगा, मार्स मेरे भाई, डरता हूं कि कहीं अनास्टा इसके हाथों मात और शिकस्त ना खा जाए।
अगर ऐसा हुआ तो हमारी सल्तनत में अनास्टा की जो तेगजनी का मयार, उसकी शुजात के जो चर्चे हैं, वो झाग की तरह बैठ जाएंगे और इससे मेरी बेटी अनास्टा की शोहरत को एक तरह का धचका लगेगा। इस पर मार्स ने अपने भाई लियांडर की तसल्ली और तशफ़ी के लिए कहना शुरू किया, लियांडर मेरे भाई, फिक्रमंद और परेशान होने की जरूरत नहीं है। अनास्टा हमारी बेटी है, मैं उसे खूब जानता हूँ। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि अनास्टा इस अजनबी मुहाफिज को शिकस्त दे देगी। तुम जानते हो, मैं भी खबर रखता हूँ कि अनास्टा तेगजनी में अपना जवाब नहीं रखती। इस पर लियांडर ने एक लम्हे के लिए अपने सामने जिदाक की तरफ देखा, फिर वो धीमे धीमे लहजे में अपने भाई मार्स को मुखातिब करके कहने लगा, मार्स मेरे भाई, तूने जिदाक नाम के इस जवान की तरफ गौर से नहीं देखा। मैं बड़ी गहरी निगाह से इसका जायजा ले चुका हूं। मैं इसके चेहरे पर नादीदा जमानों के अंदर आबाद दिलों को रुलाती, रूह को नाशाद करती और अजल की दुखती यादों में दर्द की सदियों में ढलते असरात देखता हूं। मैं इसकी जात के गहरे समंदर में पतझड़ के बेअमा मौसमों की यलगार और इसकी आंखों में धीरे धीरे रेंगती ऐसी दीमक देखता हूं जो जिस्मों को सिर्फ लम्हों के अंदर सुनसान रगों में तब्दील करके रख दे। थोड़ी देर तक खामोशी रही। उसके बाद मार्स ने फिर अपने भाई लियांडर को मुखातिब किया, लियांडर मेरे भाई, मैं समझता हूं तुम खामखा परेशान और फिक्रमंद हो रहे हो। इस सिलसिले में हमें अनास्टा से बराह रास्त बात करनी चाहिए, फिर देखो वो क्या जवाब देती है। इस पर अनास्टा को मार्स ने अपने करीब बुलाया। उसे मुखातिब करके वो बड़ी शफकत में कहने लगा, अनास्टा मेरी बेटी, अगर हम इस राहिब आरगोस के मुहाफिज जिदाक से तेरा तेगजनी का मुकाबला कराएं तो तुम्हारा क्या ख्याल है और ये मुकाबला कैसा रहेगा? लियांडर के उस इस्तफसार पर उसकी बेटी अनास्टा के चेहरे पर खुशगवार मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। फिर वो बड़े तफाखुर, बड़े घमंड का इजहार करते हुए कहने लगी, ऐ मेरे बाप, आप ये मुकाबला जरूर कराएं। मैं आपको यकीन दिलाती हूं कि मैं मुकाबले के पहले हिस्से में ही इस मुहाफिज की हालत सांसों की कांपती सीढ़ियों, सपनों के सूने आंगन, दिल के प्यालों के बेतरतीब ख्यालों जैसी बनाकर रख दूंगी। ऐ मेरे बाप, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, इस कमरे में बिछे हुए नरम आसूदा कालीन पर मैं जिदाक नाम के मुहाफिज के लिए काली नींद बिछाती शिकस्त और नाकामी की मटियाली कबर साबित होंगी। अनास्टा का जवाब सुनकर उसका बाप लियांडर खुश हो गया था। उसने एक बार फिर अपने भाई मार्स को मुखातिब किया, मार्स मेरे भाई, अनास्टा का जवाब सुनकर मेरे दिल को तकवीयत हुई है और मैं ये ख्याल करता हूँ कि तुम्हारा ख्याल ठीक ही है। इस मुहाफिज का मुकाबला अनास्टा ही से होना चाहिए। अपने भाई मार्स और अपनी बेटी अनास्टा के साथ फैसला होने के बाद थोड़ी देर तक लियांडर अपनी जगह पर बैठा मुस्कुराता रहा। फिर उसने जिदाक बिन तुगराई की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, देख मोहतरम राहिब आरगोस के मुहाफिज, इस कमरे में जो तेरी शुजात, तेरी तेगजनी, तेरी दलेरी, तेरी बहादुरी की तारीफ मुकद्दस राहिब आरगोस ने की है, मैं उसे आजमाने के लिए अगर तेगजनी में तेरा मुकाबला अपनी बेटी अनास्टा से कराऊं तो इस सिलसिले में तेरा क्या ख्याल है? लियांडर के अल्फाज पर जिदाक चौंक सा पड़ा। फिर वो लियांडर को मुखातिब करके कहने लगा, ऐ अंजाज के हाकिम, क्या आपका कोई बेटा नहीं जिसे आप मेरे साथ मुकाबले के लिए उतार दें? इस पर लियांडर फौरन जिदाक बिन तुगराई की बात काटते हुए कहने लगा, देख जिदाक, तू जानता होगा कि मैं गुर्जिस्तान के हाकिम बकरात का छोटा भाई हूं और मुझसे छोटा भाई मार्स मेरे पहलू में बैठा हुआ है। मार्स का एक ही बेटा है जिसका नाम सेलर है, जो मार्स के बाएं तरफ बैठा हुआ है, जबकि मेरा एक बेटा और एक बेटी है। मेरी बेटी मेरे पहलू में है, इसका नाम अनास्टा है, जिससे मैं तुम्हारा मुकाबला कराना चाहता हूँ। मेरा एक ही बेटा है और उसका नाम मेरे भाई ही की तरह बकरात है। वो इस वक्त गुर्जिस्तान के मरकजी शहर अनी में अपने चचा और गुर्जिस्तान के हुक्मरान बकरात के यहाँ कयाम किए हुए हैं। जल्द ही वो इन सरजमीनों में लौटेगा, यानी अब से चंद माह बाद मेरी जगह मेरा बेटा बकरात अंजाज का हाकिम होगा और ये फैसला मेरे बड़े भाई और गुर्जिस्तान के हुक्मरान बकरात ने किया है। राहिब आरगोस के मुहाफिज, अगर मेरा बेटा बकरात इस वक्त यहाँ होता तो मैं यकीनन उसका मुकाबला तुम्हारे साथ कराता। मेरे भाई का बेटा जो इस वक्त हमारे पास बैठा हुआ है और जिसका नाम सेलर है, इससे तेगजनी में मेरी बेटी अनास्टा कहीं आला और अरफा मकाम रखती है। इसी बिना पर अनास्टा से हमने तेरा मुकाबला करवाने का तहिया किया है। लियांडर के उन अल्फाज से जिदाक बिन तुगराई के चेहरे पर बरहमी और नापसंदीदगी के असरात जाहिर हुए थे। फिर उसने लियांडर की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, अंजाज के हाकिम, किसी लड़की से तेगजनी का मुकाबला करना मेरी तौहीन है और लड़की भी ऐसी गुलंदाम और नाजुक के फूंक मारने से हवा में उड़ती चली जाए। उस मौके पर अनास्टा ने अपने बाप लियांडर के कान में कुछ देर सरगोशी की, जिसे सुनकर लियांडर के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। फिर अनास्टा अपनी जगह से उठी और उस कमरे के पुश्ती दरवाजे से दूसरे हिस्से में चली गई थी। थोड़ी ही देर बाद अनास्टा लौटी। उसके हाथ में नकदी की एक काफी बड़ी चरमी थैली थी।
जो उसने अपने बाप की गोद में रख दी। फिर लियांडर ने ज़िदाक बिन तुगराई को मुखातिब किया, सुन राहिब आरगोस के मुहाफिज, मेरी बेटी हर सूरत में तेरे साथ तेगजनी का मुकाबला करना चाहती है। मेरे और मेरी बेटी के दरमियान ये तय पाया है कि अगर तूने इस मुकाबले के दौरान मेरी बेटी को हरा दिया तो ये जो नकदी की चरमी थैली मेरी गोद में पड़ी है ये तेरा इनाम होगा, और इसमें इस कदर सुनहरी सिक्कों की नकदी है कि तू सारी उम्र फारिग बैठकर खाता रहे तो ना खत्म हो। बोल, अब क्या तू मुकाबले के लिए तैयार है? इस पर ज़िदाक बिन तुगराई ने छाती तानते हुए उलझा देने वाले लहजे में लियांडर की तरफ देखते हुए कहने लगा, अंजाज के हाकिम, अगर आपका यही फैसला है तो फिर मैं आपकी बेटी अनास्टा से मुकाबले के लिए तैयार हूं। इसे जरा मेरे सामने लाइए ताकि मुकाबला शुरू हो। उसके साथ ही एक झटके के साथ ज़िदाक बिन तुगराई ने अपनी तलवार खींच ली थी और पीठ पर बंधी हुई अपनी ढाल भी उसने उतार ली थी। दूसरी तरफ अनास्टा के चेहरे पर भी खुशगवार मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। अपनी जगह से उठी और एक बार फिर वो पुष्टि दरवाजे से महल के दूसरे हिस्से की तरफ चली गई थी। थोड़ी देर बाद वो लौटी। वो जंगी लिबास जेब तन किए हुए थी। उसके सर पर आहनी खोद था और हाथों में ढाल और तलवार थी और एक फालतू आहनी खोद भी उसके पास था। फिर वो बड़े वकार के साथ चलती हुई ज़िदाक बिन तुगराई के पास आई और उसे मुखातिब करके कहने लगी, तुम्हारे पास तुम्हारी अपनी ढाल और तलवार है। तुम्हारे लिए मैं यह आहनी खोद लेकर आई हूं। इसे अपने सर पर रखो ताकि मुकाबले की इब्तिदा हो। इस पर ज़िदाक बिन तुगराई ने अनास्टा की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, सुन लियांडर की बेटी, तेरी जैसी लड़की के साथ मुकाबला करते हुए मैं आहनी खोद की जरूरत महसूस नहीं करता। इसे अपनी नशिस्त पर रखाओ और फिर मुकाबले की इब्तिदा करें। मेरे पास अपना आहनी खोद है जो सराय में रखा है और मैं उसकी भी जरूरत महसूस नहीं करता। ज़िदाक बिन तुगराई का ये जवाब सुनकर एक तरह से अनास्टा ने बरहमी का इजहार किया। फिर वो मुड़ी, आहनी खोद अपनी नशिस्त पर रखा। अपनी तलवार और ढाल लहराती हुई वो ज़िदाक बिन तुगराई के सामने आई और उसे मुखातिब करके कहने लगी, अजनबी, मेरे साथ मुकाबला करते हुए तुम मोहतात रहना। मैं अनास्टा वक्त का आगे बढ़ता एक ऐसा धारा हूं जो तेज हवाओं की तरह दिए की लू को बेसमत कर देती हो। ज़िदाक बिन तुगराई ने बड़े गौर से अनास्टा की तरफ देखा। फिर उसने भी तुर्की बा तुर्की जवाब देते हुए अनास्टा को मुखातिब किया, सुन लियांडर की बेटी, मैं तेरे सामने ना बच्चा हूं ना तेगजनी के फन से आरी कोई अजनबी हूं। मैं वो बदबला हूं जो सुबह के तारों का हमराज बनने और जख्मों की मशल को अपने मुकाबिल का मुकद्दर बनाने का फन जानता हो। सुन अनास्टा, अब तू जरा मुकाबले की इब्तिदा कर। मैं तुझे पहले वार करने का मौका देता हूं, फिर देखते हैं शिकस्त किसके हिस्से में आती है और कामयाबी किसका मुकद्दर बनती है। जवाब में अनास्टा ने एक बार अपने सामने अपनी तलवार और ढाल लहराई, फिर ढाल को बुलंद किया, तलवार को अपने सामने लाई। फिर एक खतरनाक वार उसने ज़िदाक बिन तुगराई पर किया था। ज़िदाक बिन तुगराई ने ढाल तो अपने सामने रखी, उसकी तलवार को अपनी तलवार पर रोका, फिर इस जोर का झटका दिया कि अनास्टा तकरीबन हवा में उछलती हुई एक करीबी नशिस्त पर जा गिरी थी। अनास्टा की उस हालत पर उसका बाप लियांडर परेशान हो गया था और यही हालत उसके छोटे भाई मार्स और उसके बेटे सैलर की भी थी। उस मौके पर ज़िदाक बिन तुगराई ने एक हल्का सा कहकहा लगाया। फिर उसने अनास्टा को मुखातिब किया, सुन अंजाज के हाकिम की बेटी, मुकाबला शुरू होने से पहले मैंने तुम्हें कहा ना था कि तुझ जैसी लड़कियां सहने तमन्ना में ताज़ा लम्हों का वजूद और बदलते मौसमों के बेचैन आंगनों में खिजा से नाआशना फूल की मानिद होती हैं। तेरे जैसी लड़कियां बदन से रूह तक नरम खामोशी और दिलो जान में रेशमी लज्जत तो पैदा कर सकती हैं, लेकिन अपनी शुजात की आईना खाना को, अपनी हिम्मत के सहर का असीर किसी को नहीं बना सकती। अनास्टा फौरन उठ खड़ी हुई। अपना लिबास उसने फौरन दुरुस्त किया और खोलते लहजे में उसने ज़िदाक को मुखातिब किया, अजनबी, अभी तो मुकाबले की इब्तिदा हुई है, अब आगे देख क्या होता है। मैंने अगर तुझे गहरे नीले समंदर की जहर भरी ओक में ना डबो दिया तो मेरा नाम अनास्टा ना रहने देना। ज़िदाक बिन तुगराई चंद कदम पीछे हटा, अपनी तलवार अपनी ढाल को सामने लाया। उसके बाद उसने अनास्टा को मुखातिब किया, लियांडर की बेटी, मैं एक बार फिर तुम्हें हमलावर होने में पहल करने का मौका देता हूं। अनास्टा फौरन आगे बढ़ी और लगातार कई जानलेवा वार उसने ज़िदाक बिन तुगराई पर किए, जिन्हें बड़ी आसानी के साथ ज़िदाक ने अपनी तलवार और ढाल पर रोक लिया था। फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़िदाक बिन तुगराई ने अपना रूप बदलना शुरू किया। फिर उसने अपने हमलों, अपनी जारहियत में ऐसी तेजी पैदा की कि अनास्टा को उसके हमले रोकने में मुश्किल होने लगी। उस मौके पर अनास्टा पर तेज और जानलेवा हमले करते हुए ज़िदाक बिन तुगराई ने उसको मुखातिब किया, देख हाकिम अंजाज की बेटी, जरा मेरे दस्ते कमाल का हुनर भी देख। तेरे जैसी लड़कियां घने सायों में छुपकर विश्राम करने के काबिल होती हैं, जबकि तू मेरे सामने मुकाबले में बाजिद ही है।
तो अब वो लम्हा आ रहा है कि मैं तेरी रीढ़ की सख्त हड्डियों के गूदे में भी खौफ उतार दूंगा। उसके साथ ही ज़िदाक बिन तुगराई ने अपने हमलों में मजीद तेजी पैदा की और अब वो जर्द बगोलों की स्याह योरिश की तरह अनास्टा पर छाता चला गया था। अनास्टा को उसके तेज हमलों को रोकने में इंतहा दर्जे की दुश्वारी पेश आ रही थी। बार बार वो एक जगह जमने की कोशिश करती, लेकिन जब वो ज़िदाक बिन तुगराई के हमलों को रोक ना पाती तब फिर उल्टे पांव भागने लगती, कभी दाएं तरफ हटती कभी बाएं तरफ हटती। इसी तरह वो ज़िदाक बिन तुगराई के तेज हमलों से बचने की कोशिश कर रही थी। अब ज़िदाक उसके पीछे ऐसा पड़ा था कि उसे दम तक नहीं लेने दे रहा था। अचानक ज़िदाक बिन तुगराई अपनी ढाल को अपने और अनास्टा के दरमियान लाया। फिर इस ताकत इस कुव्वत के साथ उसने अपनी तलवार अनास्टा की तलवार पर मारी कि अनास्टा की तलवार ज़िदाक बिन तुगराई की ढाल पर आकर लगी। फिर ऐन उसी लम्हे एक बार फिर ज़िदाक बिन तुगराई की तलवार बुलंद होकर गिरी और अनास्टा की तलवार को काट गई थी। अनास्टा ने एक चीख मारी और बिदकी हुई हिरनी की तरह पीछे हटकर खड़ी हो गई थी। ज़िदाक बिन तुगराई के फन्ने हरबो ज़र्ब से अनास्टा इस कदर मुतासिर हुई थी कि वो पीछे हटकर फटी फटी निगाहों से ज़िदाक की तरफ देखने लगी थी। उस मौके पर ज़िदाक ने उसे मुखातिब किया, सुन गुर्जिस्तान की बेटी, मुकाबले के दौरान तुम्हें तनबीह करते हुए मैंने कहा था कि मैं तुम्हें अपने दस्ते कमाल का हुनर दिखाने लगा हूं, सो तू देखती है कि मुकाबले के दौरान मैंने तेरी तलवार को काट दिया है। कसम यसू मसीह की, तू मुकाबले को तूल देना चाहती तो मैं तेरी ढाल को भी काट कर रख देता। अब भी अगर तुम्हें मेरे साथ इस मुकाबले के सिलसिले में कोई शक हो तो दूसरी तलवार ले आ, मेरे साथ फिर मुकाबला कर देख। कबल इसके कि अनास्टा ज़िदाक बिन तुगराई की उस गुफ्तगू का कुछ जवाब देती, अनास्टा का बाप लियांडर ज़िदाक को मुखातिब करके कह उठा, अजनबी नौजवान, इसमें कोई शक नहीं कि तू बला का बहादुर, शुजा, तावाना, ताकतवर और जंगजू है। लियांडर जब खामोश हुआ तो उसकी बेटी अनास्टा बोल पड़ी, अजनबी, तुम्हारा तेगजनी का मुकाबला तो मेरे साथ हुआ है। मुकाबले के दौरान तुम्हारी तेगजनी, तुम्हारी जंगजुई, दलेरी और शुजात का अंदाजा मुझसे बेहतर कोई नहीं लगा सकता। चाहिए था कि जिन अल्फाज में मेरे बाप ने तुम्हारी तारीफ की है वो अल्फाज मैं तुम्हारी तारीफ में इस्तेमाल करती, लेकिन चूंकि मेरे बाप बड़े एहसन तरीके से तुम्हारी तारीफ कर चुके हैं, लिहाजा मैं तुमसे यही कहना पसंद करूंगी कि तुम्हारी हिम्मत, जवां मर्दी, तुम्हारे इस फन में महारत सदाओं, लफ्जों और हरफों की मोहताज नहीं है। तुम एक ऐसे बेमिसल तेगजन हो जिसके सामने बड़े बड़े आला पाए के तेगजन वक्त की दहलीज पर मिसले कशकोल दरियूजा गरी करें। अजनबी, मैं तेरी हिम्मत, तेरी जवां मर्दी, तेरी दलेरी और तेरी जंगी महारत और सन्नाई को सलाम करती हूँ। ये अल्फाज अदा करने के बाद अनास्टा अपनी नशिस्त पर बैठ गई। वो बेचारी परेशान परेशान बिखरी बिखरी सी थी। शायद गुर्जिस्तान में तेगजनी के मुकाबले में वो अपनी जिंदगी में पहली बार हारी थी। उसके करीब बैठा उसका चच्चाजाद भाई सैलर ही नहीं, उसका चच्चा मार्स भी ऐसी कैफियत में मुब्तला था। पर उस मौके पर लियांडर ने एक बार फिर ज़िदाक बिन तुगराई को मुखातिब किया, अजनबी, मेरे करीब आओ ताकि मैं तुम्हें वो इनाम दूं जिसके तुम हकदार हो। इस पर ज़िदाक बिन तुगराई लियांडर के करीब गया। लियांडर अपनी जगह से उठा और नकदी की वो थैली जो मुकाबले से पहले अनास्टा ने अपने बाप को लाकर दी, वो थैली लियांडर ने ज़िदाक बिन तुगराई को थमाते हुए कहा, यह तुम्हारा मुकाबला जीतने का इनाम है। देख अजनबी, इस मौके पर मैं तुमसे कुछ कहना चाहूंगा। मुझे उम्मीद तो नहीं कि तुम मेरी पेशकश को कबूल कर लो, पर इस पर गौर करना। अजनबी, मेरी बेटी अनास्टा इन इलाकों में तेगजनी में नाकाबिले तस्खीर ख्याल की जाती थी। तुमने इसे लम्हों के अंदर तेगजनी में नीचा दिखा दिया, बल्कि इसकी तलवार ही काट कर रख दी। ये बहुत बड़ा मार्का और मेरी बेटी के लिए बदतरीन शिकस्त का दाग है। तेरी इस जवां मर्दी और तेगजनी के फन को देखते हुए मैं तुम्हें पेशकश करता हूं कि तू मेरे लश्कर में शामिल हो जा। अगर तू मेरी इस पेशकश को कबूल कर ले तो मैं तुम्हें अपने लश्करियों का सालारे आला मुकर्रर कर दूंगा, और मेरा भाई मार्स जो इस वक्त हमारे लश्करों का सालारे आला है वो ही नहीं, मेरी बेटी अनास्टा और मेरा भतीजा सैलर तुम्हारे मातहत एक आम सिपाही की हैसियत से काम करना अपने लिए फख्र ख्याल करेंगे। लियांडर की उस पेशकश पर ज़िदाक बिन तुगराई थोड़ी देर तक गर्दन झुकाकर कुछ सोचता रहा, फिर उसकी तरफ देखते हुए कहने लगा, अंजाज के हाकिम, मैं आपकी इस पेशकश पर आपका शुक्रिया पेशगी अदा करता हूं। मैं फिल वक्त ना तो इस पेशकश को कबूल करता हूं ना इसे रद्द करता हूं, इसलिए कि मुझे एक बार वापस निशापुर जरूर जाना है। मेरे वहां अजीजो अकारिब हैं, मेरे अहले खाना हैं, उनको फरामोश करके मैं कैसे यहाँ आपके लश्कर में शामिल हो जाऊं। एक बार मैं मोहतरम आरगोस के साथ निशापुर वापस जाऊंगा। वहां मैं अपने अजीजो अकारिब और माँ बाप से मशवरा करूंगा। अगर उन्होंने ये कहा कि मुझे ये पेशकश कबूल कर लेनी चाहिए तो फिर मैं अकेला नहीं आऊंगा, अपने अहले खाना को भी साथ लेकर आऊंगा, ताकि इन इलाकों में अपनी जिंदगी के आइंदा दिन हल्का अहबाब में पुरसकून तौर पर गुजार सकूं।
जिदाक बिन तुगराई का यह जवाब सुनकर लियांडर खुश हो गया था। फिर उसने जिदाक बिन तुगराई को मुखातिब किया, निशापुर के मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान, मैं तेरे इस जवाब से बेहद खुश हुआ हूं। तुम वापस जाकर अपने माँ बाप, अपने अजीजों अकारिब से मशवरा करो। अगर वो तुम्हें यह सलाह दें कि तुम्हें मेरे लश्कर में शामिल हो जाना चाहिए तो तुम अपने अहले खाना ही नहीं, अपने सारे अजीजों अकारिब को यहाँ मेरे पास ले आना। मैं तुम्हारे साथ उन सब का भी बेहतरीन इस्तकबाल करूंगा। तुम सबको देने के लिए उम्दा जगह और ऐसे रोजीने मुकर्रर करूंगा कि तुम रोजगार की फिक्र से बिल्कुल महफूज रहोगे। अब तुम दोनों का क्या लाहे अमल होगा। इस बार जिदाक बिन तुगराई के बजाय रुकनुद्दीन बोल पड़ा, जबकि जिदाक बिन तुगराई अपनी नशिस्त पर बैठ गया था। मोहतरम लियांडर, मैं और मेरा मुहाफिज जिदाक सिर्फ ये ख्वाहिश लेकर आए थे कि हम गुर्जिस्तान के मरकजी शहर आनी का रुख करेंगे और वहां गुर्जिस्तान के बादशाह बकरात की खिदमत में हाजिर होकर उसे तनबीह करेंगे कि वो अपनी जंगी तैयारियों को अपने अरूज पर पहुंचा दे, क्योंकि मुसलमान किसी भी वक्त उसकी सल्तनत पर जरब लगा सकते हैं। अब जबकि आप गुर्जिस्तान के बादशाह के भाई हैं और आप तक हमने जो पैगाम पहुंचाना था वो पहुंचा चुके हैं, तो मेरे ख्याल में मैं और मेरा मुहाफिज अब गुर्जिस्तान के मरकजी शहर आनी का रुख नहीं करेंगे। हम यहीं से वापस निशापुर चले जाएंगे। अगर सल्जोकियों का सुल्तान तुगरल हमसे इस्तफसार करेगा कि हम इस कदर जल्द लौट आए तो मैं उससे बहाना कर दूंगा कि हम सिर्फ अंजाज तक गए और वहां के कलीसाओं को देखकर वापस आ गए, इसलिए कि गुर्जिस्तान की सरजमीन मेरे जैसे राहिब और उसके मुहाफिज के लिए मौजू नहीं है। मुझे उम्मीद है कि सल्जोकियों का सुल्तान मेरे इस जवाब से मुतमईन हो जाएगा और हम पहले की तरह मुतमईन अंदाज में पोलोस की खानकाह में रह सकेंगे। रुकनुद्दीन जब खामोश हुआ तो लियांडर की बेटी अनास्टा बोल पड़ी, मोहतरम आरगोस, ये इंकशाफ हमारे लिए जिल्लत और बेइज्जती का बायस है कि आप अपने मुहाफिज जिदाक के साथ सराय में ठहरे हुए हैं। आप जैसे मुअज़्ज़ज़ मेहमान को हमारे शाही मेहमान खाने में कायम करना चाहिए। अनास्टा की उस गुफ्तगू का जवाब रुकनुद्दीन देना ही चाहता था कि लियांडर बोल पड़ा, मोहतरम आरगोस, मेरी बेटी ठीक कहती है। मेरी ख्वाहिश है कि आप दोनों सराय से उठकर अंजाज के शाही मेहमान खाने में कयाम करें। इस पर रुकनुद्दीन फौरन बोल पड़ा, मोहतरम लियांडर, अब इसकी जरूरत नहीं है। हम आने वाली शब सराय में कयाम करेंगे, अगली सुबह यहां से कूच कर जाएंगे। फिर जब कभी मैं और मेरा मुहाफिज इस तरफ आए तो जरूर आपके शाही मेहमान खाने में कयाम करेंगे। मेरे ख्याल में अब हमें चलना चाहिए। इसके साथ रुकनुद्दीन और जिदाक बिन तुगराई दोनों अपनी जगहों पर उठ खड़े हुए थे। लियांडर, मार्स और सैलर ने अपनी जगह से उठकर बेहतरीन अंदाज में उनसे मुसाफा किया। रुकनुद्दीन और जिदाक बिन तुगराई कसर के उस कमरे से निकलकर सराय मोहल्ले की तरफ चले गए थे।